अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। किसी ज़माने का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसके दो बच्चे थे। एक का नाम अरशद था और एक का नाम रज़िया था। बादशाह और मलका निहायत ही नेक दिल थे। बादशाह और मलका बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत पर ध्यान दे रहे थे। अभी अरशद 9 साल का था और रज़िया 11 साल की थी कि मलका का इंतकाल हो गया। अब बादशाह बहुत ही तन्हा महसूस करने लगा। उदास उदास रहता और तन्हाई में ही ज़्यादा वक्त गुजारता। उसे अपने बच्चों की परवरिश की भी फिक्र थी। वो सोचने लगा कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ तो मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश भी हो सकती है और मैं भी तन्हाई से दूर हो जाऊँगा और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगूँगा। अब उसने अपने मुल्क के सबसे बेहतरीन बहादुर कप्तान को बुलाया और उसको कहा, अपने जहाज़ में सोना चांदी जवाहरात अशरफियाँ कीमती सामान रख लो और जाकर दूसरे मुल्कों में देखो कि मेरे लिए कौन सी औरत शादी के लिए ठीक रहेगी। अगर कोई मान जाए तो उसको इधर ले आना और दोनों शादी कर लेंगे। हाँ, ज़बरदस्ती मत करना। और अगर कोई मान जाए तो फिर ये सारा सामान उसको दे देना और उसको इधर ले आना। कप्तान ने बादशाह के हुक्म की पाबंदी की और सोने जवाहरात अशरफियाँ चांदी वगैरह जहाज़ में डालकर सफ़र के लिए रवाना हो गया। अब जहाज़ 2 ही दिन चला था कि आंधी तूफान आ गया और वो भी बहुत तेज़ तूफान की वजह से जहाज़ के चिप्पू टूट गए और वो हवाओं के असर चल रहा था। हवा जिस जगह पर उसको ले जाती वो उस जगह की तरफ अपना मुंह कर लेता। काफ़ी दिनों बाद तूफान ख़त्म हुआ और जहाज़ एक किनारे को जा लगा। अब कप्तान नीचे उतरा और कहने लगा, इधर से ही कुछ मालूम करता हूँ कि अगर कोई औरत मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब वो उतरा और काफ़ी देर तक चलता रहा। उधर इंसान तो क्या, कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर तक चलता रहा और उसको अचानक एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। उसने उसका दरवाज़ा जाकर खटखटाया और कहने लगा, हो सकता है इधर से भी कोई इंसान ना निकले। लेकिन दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत दरवाजे से बाहर निकली। वो कहने लगा, ए बुजुर्ग जी, यहाँ कोई मलका, कोई शहजादी वगैरह या कोई औरत रहती है जो बड़े ओहदे की हो? मैं अपने बादशाह के लिए उसे तलाश करने आया हूँ। मेरे बादशाह शादी करना चाहते हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यहाँ तुम्हें ऐसी कोई औरत नहीं मिलेगी, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसने कहा कि मेरे जहाज़ के चिप्पू टूट चुके हैं, तूफ़ान की वजह से मेरे मुलाजिम उसको ठीक कर रहे हैं। अगर इजाज़त हो तो मैं आज की रात यहाँ गुजार लूँ। बूढ़ी औरत कहने लगी, यहाँ तो मैं खुद ही मुश्किल से अकेली रहती हूँ, तुम कैसे रात गुजारोगे? चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी मजबूरी है तो अंदर आ जाओ। अब कप्तान जैसे ही अंदर गया तो क्या देखता है कि बहुत ही खूबसूरत मकान है। अंदर से खुला है लेकिन बाहर से छोटा। मालूम हो रहा था अंदर से एक तरफ आग जल रही है। एक कमरा है, खूबसूरत सा अच्छा सा घर है। तो कहने लगा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? वो कहने लगी, हाँ मैं अकेली रहती हूँ और मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया जाता, इसलिए तुमने जो भी करना है खुद ही करो, मुझसे तुम्हारा काम नहीं होगा। अब कप्तान को बहुत भूख लगी थी। उसने जो किया खुद किया, खाया पिया और अच्छे तरीके से अपना पेट भरा और उनसे कहने लगा कि मेरी बात सुने, आप बुजुर्ग हैं, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? उसने कहा, नहीं, यहाँ मेरे साथ एक मेरी बेटी रहती है जिसका नाम अज़रा है। कप्तान ने कहा कि आप उसको बुलाएं, मैं उसको देखना चाहता हूँ। पहले तो बूढ़ी औरत काफ़ी बहाने बनाती रही, लेकिन आखिरकार कप्तान के ज़्यादा इजहार करने पर वो मान गई। अब कप्तान को अज़रा बहुत पसंद आई और कप्तान बूढ़ी औरत से कहने लगा कि ये मलका बनने के काबिल है, ये बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ, आप गरीब लोग हैं, लेकिन आपकी बेटी मलका तो बन सकती है। उसका कद थोड़ा लंबा था, खूबसूरत बाल थे, गहरी काली आंखें थीं। कप्तान के जहन में आ गया, कहने लगा कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। बूढ़ी औरत कप्तान के इजहार पर मान गई और कहने लगी, अगर ये मलका ना बनी तो मुझसे वादा करो कि फ़ौरन इसे वापस छोड़ जाओगी। कप्तान ने ऐसा ही वादा किया। अब बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी से कहा कि उधर जाकर मुझे वो पत्थर भेजना। कप्तान कहने लगा, कौन सा पत्थर? बूढ़ी औरत ने कहा, यह हमारी राज की बात है, और उसको अपने साथ ले गया। रात भर में कप्तान के मुलाजमों ने भी अपने जहाज़ के चिप्पू ठीक कर लिए थे। अब कप्तान ने अज़रा को सारी चीज़ें दिखाईं,
सोने, अशरफियाँ, चांदी सब कुछ दिखाया और कहने लगा, बादशाह सलामत आपको बहुत खुश रखेंगे। अब उन्होंने सफ़र शुरू किया। तूफान भी ख़त्म हो चुका था। अब चलते चलते वो अपने मुल्क में पहुंच गए। कप्तान ने बादशाह सलामत के पास जाकर कहा कि लड़की मिल चुकी है। बादशाह ने कहा, दिखाओ मुझे। उसने अज़रा को बुलाया और कहा, ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत है। बादशाह उसको देखकर बहुत खुश हुआ कि कप्तान की पसंद अच्छी है। उन दोनों की शादी कर दी गई। अब वो बादशाह के बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती, उनके साथ खेलती थी, उनकी पढ़ाई का भी इंतज़ाम करती थी। बादशाह बहुत खुश था कि उसके बच्चों को एक अच्छी माँ मिल गई है जो उनकी परवरिश करती है, और बादशाह भी उसके साथ बहुत खुश था। एक मौका ऐसा आया कि बादशाह को जंग पर जाना पड़ गया। अब वो जंग पर जाने लगा तो उसने मलका को कहा कि तुम मेरे बच्चों का पहले ही बहुत ध्यान रखती हो, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा और ध्यान रख लेना। बुरा मत मानना मेरी इस बात का, मैं बस एहतियात के तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। बादशाह ये बात कहकर जहाज़ पर चढ़ गया। मलका ने उसको कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इनका बहुत ध्यान रखूंगी। अब बादशाह जंग के लिए रवाना हो गया। पीछे से मलका उनका बहुत ध्यान रखती। बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन ऐसा आया कि नीला आसमान था। सब तफरी के लिए समंदर के किनारे पर चले गए। अब वो बच्चों के साथ खेल रही थी, उनको पढ़ा रही थी। मतलब सब जो बच्चों को खुश करने के लिए किया जाता है, मलका वो सब कर रही थी। अब मलका ने बच्चों से कहा कि तुम उठकर इधर आओ, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाती हूँ। बच्चे कहने लगे, तस्वीर वो क्या होती है? उन्होंने कहा, तुम आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब मलका ने एक पत्थर निकाला और उससे बोली, खुल जा पत्थर, खुल जा पत्थर, खुल जा पत्थर। ये 3 दफ़ा बोला। अब पत्थर खुला। उसने कहा कि इसके ऊपर आकर बैठो। पत्थर इतना बड़ा नहीं था। बच्चे हैरान हुए कि इसके ऊपर हम पूरे आ जाएंगे। जैसे ही बच्चे उसके ऊपर आए तो बच्चे पत्थर के अंदर चले गए। उसने पत्थर को बंद करके दरिया पर रवाना कर दिया और खुद वापस महल में पहुंची, वो भी रोते रोते। कहने लगी, बच्चे गुम हो गए हैं, यहाँ जाके बच्चों को ढूंढो, बच्चों को ढूंढो। महल में कोहराम मच गया। अब सारे बच्चों को ढूंढने लगे। ये पत्थर जादुई पत्थर था जो कि उसकी माँ ने आते हुए कहा था, वो मुझे पत्थर ज़रूर भेजना। अब काफ़ी दिन तक पत्थर दरिया के ऊपर चलता रहा। वो छोटा सा पत्थर था लेकिन पानी में डूब नहीं रहा था। ये हैरानगी की बात है क्योंकि वो जादू का पत्थर था, लेकिन अंदर बच्चों को हवा जा रही थी जिसकी वजह से बच्चे जिंदा थे। पत्थर को काफ़ी दिन चलता रहा तो रज़िया कहने लगी कि अरशद तुम वैसे ही बोलो जैसे कि मलका ने बोला था, क्या पता पत्थर खुल जाए। अब अरशद ने ऐसा ही बोला, खुल जा पत्थर, खुल जा पत्थर, खुल जा। 3 दफ़ा बोला, पत्थर खुल गया और देखा कि वो दरिया के किनारे पर हैं। अब अरशद देखने लगा कि वहाँ कोई जगह भी नहीं है। अरशद काफ़ी देर उस जगह का मुआयना करता रहा लेकिन उसे कोई इंसान, कोई घर नहीं मिला। अब रज़िया कहने लगी, हमें अपना घर खुद ही बनाना पड़ेगा। अरशद ने एक अच्छा सा घर बनाने का इरादा कर लिया और उसके लिए एक ऊंची जगह भी पसंद कर ली। अरशद उस जगह पर 3 चीज़ें मिल गईं, एक चाकू, एक बांसुरी और एक बंदूक। चाकू की मदद से वो लकड़ियों को काटता और एक जगह पर इकट्ठा करने लगा। रज़िया उनको इकट्ठा करके एक साथ बांध देती और जैसे तैसे करके दोनों बहन भाइयों ने अल्लाह की मदद के साथ अपना घर छोटा सा बना लिया और आर्जी तौर पर उस पर छत भी डाल दी। अब वो दरिया के पास रह रहे थे तो उन्हें सर्दी भी लगने लगी। रज़िया ठंड से कांपने लगी। अरशद ने सोचा कि ये तो ठंड के मारे बीमार हो जाएगी। वो आग ढूंढने के लिए निकला। उसे लकड़ियाँ तो मिल गईं लेकिन आग जलाने के लिए कोई चीज़ ना मिली। वो चलता रहा। उसे एक छोटा सा घर नज़र आया। ये घर के अंदर गया तो उसे बहुत सा कीमती सामान नज़र आया, लेकिन उसने देखा कि औरत जो कि जादूगरनी है, जादू कर रही है, लेकिन उसका जादू ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा क्योंकि जादूगरनी फूंक मारती, उसके मुंह से आग निकलती, लेकिन वो जिस जगह पर आग डालने की कोशिश कर रही थी, आग डल नहीं रही थी। अरशद को मालूम हुआ जैसे कि ये अंधी है क्योंकि एक बार फूंक मारती और थोड़ी देर बाद फिर फूंक मारती। आग के कुछ हिस्से एक साइड पर जाकर गिर जाते और आग उस जगह पर लगी रहती। अरशद ने उसके पास जाकर देखा कि वो तो अंधी है। अब अरशद ने जो साइड पर आग के कुछ हिस्से जल रहे थे वो उठाए और लेकर आ गया। अब उन्होंने दूसरी लकड़ियां भी इकट्ठी कर उधर अपने घर में आग लगाई। वो कहने लगा, तुम आग के पास बैठो, मैं कोई परिंदे वगैरह शिकार करके लाता हूँ,
جس کو ہم کھا لیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ارشد شکار کر کے کچھ پرندے لے آیا اور ان کو کھا کر دونوں بہن بھائیوں نے گزارا کیا۔ اب روز کا یہی معمول بن چکا تھا۔ ارشد روز شکار کے لیے جاتا، کبھی مچھلی تو کبھی پرندے، کبھی کچھ لے کر آتا، وہ ان کو کھا کر گزارا کرتے اور روز رات کو آگ بھی لے آتا۔ اس طرح کافی دن گزر چکے، لیکن ایک دن رضیہ ضد کرنے لگی کہ وہ آگ لینے کے لیے اس کے ساتھ جائے گی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں آگے ہی بہت مشکل سے چوری کر کے لاتا ہوں، اگر تم وہاں گئی تو تم جادوگر کی حرکتوں کو دیکھ کر گھبرا جاؤ گی۔ اب رضیہ ضد کرنے لگی، وہ مان گیا۔ اس نے رضیہ کے ساتھ لیا اور اسی مکان میں چلے گئے جہاں جادوگرنی رہتی تھی۔ ارشد نے آگ اکٹھی کی، لیکن رضیہ کی نظر جادوگرنی پر تھی۔ جیسے ہی اس نے جادوگرنی کی حرکتوں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی ایک زوردار چیخ نکلی۔ اب جادوگرنی کو چیخ کی آواز آئی تو وہ کہنے لگی، اس کا مطلب ہے بچے یہاں آ گئے ہیں۔ وہ جلدی سے ان پر لپٹی، بچوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا اور ان کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا۔ اب اس نے رات کو دودھ کے ساتھ ان کو روٹی کھانے کے لیے دی۔ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، لیکن ان کی رسیاں ڈھیلی نہیں کی۔ ارشد نے چاقو کی مدد سے اپنی رسی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی رسی کو کاٹ دیا اور رضیہ کو بھی آزاد کروا لیا۔ جادوگرنی سوئی ہوئی تھی، اس لیے اس کو پتہ نہیں چلا۔ اب ارشد بھاگتا بھاگتا اپنے مکان کی طرف آیا جو کہ دونوں بہن بھائیوں نے مل کر بنایا تھا۔ ادھر آ کر چھپ گئے، لیکن اچانک ارشد کی نظر ایک غار پر پڑی۔ وہ دونوں جا کر اس میں چھپ گئی۔ اب جادوگرنی کو جیسے ہی ہوش آیا، اس نے بچوں کی خیر خبر لی تو اسے کوئی چیز نہیں ملی۔ اب وہ بہت غصے میں وہاں سے باہر نکلی اور ان کو ڈھونڈنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ان کے گھر کے قریب پہنچی۔ اب پیچھے ایک غار بھی تھا۔ رضیہ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک زوردار قہقہہ لگایا اور زور سے ہنسنے لگی۔ جادوگرنی کو پتہ چل گیا کہ وہ اسی جگہ پر ہیں۔ کہنے لگی، اچھا تو تم اب ادھر ہو، مجھے پتہ چل گیا، میں آ رہی ہوں اب۔ جیسے ہی وہ غار میں پہنچی تو ادھر اور بھی زیادہ اندھیرا تھا۔ اب اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارشد نے چاقو کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور موقع پہ ہلاک کر دیا۔ اب کچھ دن بہت ہی آرام سے گزرے۔ ارشد روز بانسری بجاتا، رضیہ کھانا پکاتی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ارشد کو 3 جنگی جہاز نظر آئے۔ ارشد زور زور سے بانسری بجانے لگا، جنگی جہازوں کو اشارہ کرنے لگا۔ اب جنگی جہازوں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی طرف آنے لگے۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی جنگی جہاز ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہ تو اس کا باپ یعنی کہ بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میرے بچے اس جگہ پر کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سارا واقعہ اپنے ابا حضور کو بتایا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ جیسے ہی وہ اپنے ملک میں پہنچے اور ملکہ نے دیکھا کہ بچے اپنے باپ کے ساتھ آ گئے ہیں تو ان کے قدموں میں گر گئی۔ کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، میں اس کی بیٹی نہیں ہوں، وہ ایک جادوگرنی ہے، اس نے میرے ماں باپ کو قتل کر لیا، مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اب جیسے ہی آپ لوگ اس کو مار کر آئے ہیں تو میں اس کی چنگل سے بھی آزاد ہو گئی ہوں۔ ارشد بڑا حیران ہوا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ مر چکی ہے؟ اس نے کہا، جب تک میں اس کی غلام تھی میرے جسم پر ایک نشان تھا، وہ نشان ختم ہو چکا ہے تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ لوگ اس کو مار کر آئے ہیں۔ ارشد نے کہا، ہم دونوں بہن بھائیوں نے اسے مل کر مارا ہے۔ اب بادشاہ نے ملکہ کو معاف کر دیا اور وہ سب مل جل کر رہنے لگے۔ اب ملکہ بھی بادشاہ کے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور بادشاہ کو بھی خوش رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے مل کر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔